ठीक है। इसमें यदि हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश को प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। यदि किसी के साक्ष्यों की बात करें तो मतलब हम यहाँ पर आए, हमारे पैरों के निशान बन गए, ठीक है। या नॉर्मल जैसे पुलिस भी चोर को पकड़ती है, कैसे पकड़ती है? निशान से। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए इतिहास काल की जानकारी भी होगी तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा सागर में, सुना सागर में एरन सती प्रथा के प्रमाण मिले थे, सुना कि एक आपका जो सागर है यहाँ पर भी आपके सती प्रथा के प्रमाण कैसे मिले होंगे? क्या हुआ होगा? अरे कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनी होगी, पत्थर पे बनी होगी या कोई निशान बना हुआ, कुछ ऐसी चीजें बनी होगी जिससे एहसास हो रहा हो यहाँ सती प्रथा वगैरह हुई। अर्थात एक जिस प्रकार से हमारे चित्र ही दर्शा दिया, मान लीजिए जो जिसमें बॉडी को जलाते हैं वो बना हुआ, उस पर आदमी जो उसका हस्बैंड वो लेटा हुआ है और उस पर आगे भी लगा दिया और जो स्त्री है उसके ऊपर उसको बिठा दिया, बगल में बिठा दिया, नॉर्मल सी बात है, उसको लगा दिया। ये क्या होती है? सती हो गया था। अब जो मरा हुआ तो लेटा ही है, लेकिन जो जिंदा वो बैठा थोड़ी रहेगा। सती और जौहर अलग अलग, सती और जौहर अलग अलग है, दोनों जौहर अलग अलग है। सती वह होता है जिसको जबरदस्ती जला दिया, सती हो गई। और जौहर हो गई जो अपनी स्वेच्छा से आग में कूद गए, जैसे रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मावती, ठीक है, पद्मावती। और अपने आप जो अपने आप से खुद सुसाइड कर लिया है, ठीक है, जौहर कर लिया। अब ये मत कहना कोई फांसी लगा लेता है तो वो जौहर कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें अलग है। लेकिन क्या होता था उस समय इच्छा से होती थी और सती कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं मरता, ध्यान रखना। लेकिन उस समय जो जिनके पति मर जाते थे वो अपने पति के साथ अपने देह त्याग करके वहीं बैठ जाते थे, तो वो नहीं, उनको जबरदस्ती जलाया जाता था। अपने यहाँ पर पन्ना जिले की बात बताऊँ, 2009 या 8 की बात है, जब एक स्त्री गुरौर में सती हुई थी, उनके गांव वालों ने उसको जला दिया है, पति के साथ ही जबरदस्ती जबरन जला दिया गया था। लोगों की मानसिकता बहुत, आज की गाँव में मानसिकता बहुत डिस्टर्बेंस है। उस गांव में ऐसा भी होता था, गुनौर में हुआ 2008 या 9 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब हाँ, तो वही अभी नहीं हुआ। उसके बाद सरकार ने वहाँ पर 1 साल के लिए सब कुछ बैन, सब सुविधाएं बैन कर दी थी, लाइट पानी हर एक जो भी सरकार की सुविधा थी सब कुछ खत्म कर दिया था वहाँ पर। मैंने सुनने पर आया, मैंने पढ़ा हुआ है, सुनने पर कई लोगों ने मेरे से बताया, तब जाके कंडीशन मुझे पता है सती के प्रमाण। नॉर्मल सी बात करें, अब यहाँ पर सागर से प्रमाण मिलते हैं। हमने कहा आपसे मध्य प्रदेश, अगर मान लीजिए प्रागैतिहासिक की यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगी? अर्धैतिहासिक में हमें क्या मिलेगी और ऐतिहासिक में हमें क्या मिलेगी? तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें हमें चिन्ह व साक्ष्यों का अभाव मिलेगा। क्या मिलता है इसमें? चिन्ह मिलेंगे, चिन्ह मिलेंगे। और चिन्ह से हम क्या पता करेंगे किसका है, अर्थात किस राजा के द्वारा जारी किया गया चिन्ह, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, हमने कहा अर्धैतिहासिक काल में इसमें हमें लिखित वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगी? लिखित वस्तु, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अजयगढ़ की किला में काफी दौलत है ना, लेकिन उस पे जो लेख लिखा उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो वह भी क्या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो लिपि लिखी है वो पढ़ी नहीं जा सकती है, यानी पढ़ी नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। यहाँ की बात करें, यहाँ तो लिखी तो है, समझ में आता कुछ लिखा है। अब मान लीजिए आप ही क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कैसी भाषा लिखता है समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेडिकल वाले को आ जाती है, तो उसको वही पढ़ सकता है जो उसके लिए जो उसने वो मतलब डिग्री वगैरह किया होता है, नॉर्मल सी बात है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो लिख रहा है वह कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। कभी आपने देखा होगा किसी चट्टान में इस टाइप से गुदा होता है, इस टाइप से बने निशान बने होते हैं, तो ये क्या है? ये उनकी लिपि थी, क्या से क्या लिखे कुछ पता ही नहीं। अब आप सेल चित्र वगैरह तो वहाँ पर किस टाइप से बना देते हो, सेल चित्र में व्यक्तियों के इस टाइप से चित्र बनाएंगे,
इस टाइप के बना देंगे, ये चित्र बन गया। जो सेल चित्रों से इस टाइप के बन जाएंगे, तो इसके बारे में आपको इस टाइप से बन जाएंगे। क्या समझोगे आप? या उन्होंने लिख दिया खुद लेके खुदा बाचे वाली कंडीशन है ना? तो उनका नॉवल ये है कि भाई जो लिख रहे हैं वो ही बस पढ़ सकते हैं, कहाँ पर? अब इतिहास से अपन लोग नहीं पढ़ सकते, इसलिए अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ वहाँ पढ़ गए, हाँ कुछ वहाँ पढ़े जाते जैसे कुछ देखा। अभी यहाँ की कंडीशन चल रही है, अभी यहाँ नहीं आए अपन लोग, यहाँ आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी यहाँ की बातें चल रही है। दूसरी बात करते हैं हम इसमें, हमने कहा इसकी यदि हम बात करते तो यहाँ लिखित भी है, साथ में क्या हो जाएगा? पढ़ा जा सकता है। यानी कि इसमें लिखित वस्तु है, अर्थात यहाँ भी लिखित वस्तु ही है, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं पढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना है। हाँ ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रारंभ को पूरा पाषाण या पाषाण युग भी कहा जाता था। आ गया पाषाण युग, पाषाण 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 और पाषाण आया कि नहीं आया? अर्थात ये जो आएगा प्रातिहासिक के अंतर्गत क्या जाएगा? पाषाण काल। इससे पहले की चीजें हमने देखी है, किस में डिवाइडेशन किया गया है। यहाँ पर वस्तुओं को अपन क्या करें, जो लिखा हुआ उसको हमें पढ़ लेंगे। यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ पर चिन्ह बस बने, समझ में क्या चिन्ह बने हुए किसके, ठीक है, ध्यान रखो। अब नेक्स्ट कौन सी केस में? मध्य प्रदेश में इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश में इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। युग और काल में क्या अंतर है? उसमें पाषाण काल लिखते हैं, इसमें पाषाण युग लिखते हैं, क्या अंतर है? देखिए युग की यदि बात करें और काल की बात करें, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही, सिर्फ अंतर इसका ये काल चल रहा है और यह जब बीत जाएगा तो युग बोल देंगे। जैसे 21वीं सदी क्या है? सदी क्या चल रही है, 20वीं सदी निकल चुकी है, वह क्या थी? युग भी था और काल भी था, ठीक है। तो दोनों एक ही चीजें ध्यान रखना। हाँ दोनों। मध्य प्रदेश में इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल से, पाषाण काल से माना जाता है। अब पाषाण काल क्या होता था? उस पाषाण काल में क्या होगा? अगर पाषाण काल में पत्थरों पर नहीं लिख रहे, अभी तो नॉर्मल काम है, क्या काम है? तो जंगलों में भटकना है, घर तो था ही नहीं, कहीं गुफा देखी, पत्थर के नीचे छिप गए। कब पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, पत्थर ऊपर भी आ गए, तो पता भी नहीं चला। तो कंडीशन क्या है? यहाँ पर हम जंगलों में भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? जंगलों में भटक रहे हैं, पर्वतों में भटक रहे हैं, नदी घाटियों में क्या कर रहे हैं? घूम फिर रहे हैं, लेकिन घर नहीं है, सिर्फ भटक रहे हैं। आज बारिश का भी नॉर्मल पर लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे, पहले कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही कोई व्यापम होता था, ना ही कोई पीएससी होता था, ना यूपीएससी होता था। बढ़िया आराम से बढ़िया पत्ते खाओ। उस समय अपना जो डाइजेशन है बहुत अच्छा होता था, डाइजेशन सेलुलोज को पचा लेते थे। किसमें पाया जाता है सेलुलोज? पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सेलुलोज पेड़ पौधों में था, पाचक कोशिका में पाया जाता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, साइंस की पढ़ी हुई पढ़ाई। तो लिखिए सेलुलोज के पाचन के लिए जो पहले अपने नाक में कुछ पाया जाता था, क्या बोलते थे, जो अब ऑक्सीजन पर रह गया, इसलिए नहीं पाचन हो पाता। अपेंडिक्स वाला। हाँ अपेंडिक्स पहले पाई जाती थी, अपेंडिक्स अभी भी पाई जाती है, लेकिन अब ऑक्सीजन में उतार नहीं करती। चलिए लिखिए क्या है वह युग। अब पाषाण युग से क्या कहते हैं? वह युग जब मनुष्य पशुओं की भांति, देखना है, हाँ लिखना है, परिभाषा को लिखना ही पड़ेगा। पाषाण युग क्या होता है? वह युग जब मनुष्य पशुओं की भांति जंगल, पर्वत तथा नदियों में, जंगल, पर्वत, वह युग जब मनुष्य पशुओं की भांति
जंगल, पर्वत और नदियों की घाटियों में विचरण करता था। नदियों, घाटियों, नदी घाटियों में विचरण करता था, विचरण करता था, विचरण करता था। ठीक है, ध्यान रखना। अब तो खाएगा क्या? पत्ते, फल फूल, कंदमूल और शिकार भी करेगा। धीरे धीरे सीखेगा सब कुछ। अब ऐसा कौन है पत्ते ही खा रहा तो आज भी पत्ते ही खाएगा। धीरे धीरे शिकार करना, धीरे शिकार। अब शिकार करेगा तो ऐसा कौन शेर के सामने सामने सीधा चला जाएगा। वो भी तो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा? और जाने करना करेगा। लिख लीजिए बात, लिखिए। जीवन यापन के लिए वह, जीवन यापन के लिए कंदमूल, कंदमूल, शिकार, कंदमूल, शिकार हेतु बड़े बड़े, बड़े 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 छोटे करना, बड़े छोटे शिकार के लिए बड़े छोटे औजार बनाता था। बड़े छोटे औजार बनाता था। हाँ, धीरे धीरे शिकार करेंगे ना। तो पहले तो हमें पत्ते खाना चालू किया, पहले मैं पत्ता खाना चालू किया, इसके बाद में जो मिला वो समझ में आया। इसका टेस्ट अच्छा है। जीभ तो पहले भी टेस्ट जानती थी, बस ये नहीं जान पाती खट्टा मीठा तीखा है। ये नहीं जानते खट्टा मीठा क्यों? तो चीज तो यही होती थी ना। जीभ होती तो स्वाद का पहचान। बच्चे को क्या स्वाद का पहचान? खट्टा लग रहा है, धीरे धीरे खट्टा तीखा खट्टा खिला के देखिए आप किसी बच्चे को लगता है, लेकिन नॉर्मल ऐसे मुंह बनाते ही पता चल जाएगा खट्टा है। अगर मैं चिकड़ा को रोटी लगेगा मिर्च खट्टा लगा के नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। क्या होता? पहले जो होता है ना, पहले के व्यक्ति को स्वाद की पहचान नहीं, टेस्ट करते थे, वो खाते, जो अच्छा था खाते जाते थे। कंदमूल हो गया और भी जानवरों का शिकार, कच्चा फिर धीरे धीरे पकाना चालू, फिर घर बनाना चालू, फिर जानवर को पालना चालू किया। धीरे धीरे क्या करेंगे? फिर वहीं को तो खाएंगे ना, नॉर्मल सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बना लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश का पहले ऐतिहासिक काल में ये बना लीजिए इसको पूरा पूरा। पहले से बना लिया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा लिखना है, लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं, ये 5 लाख से 5 लाख से 10,000, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं पीयूष? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10,000। हाँ, 4 जीरो होते हैं। तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक की बात चल रही है। ठीक है, इससे निम्न नहीं है जगह खाली, नीचे बना के लिख लो, एक पॉइंट बना के लिख लो, उसमें चल जाएगा। अगर जगह हो तो बना ले, हेडिंग बाय हेडिंग लिख लो, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा लिखना है। अगर हमने कहा पुरा पाषाण काल का, तो इसकी यदि हम बात करते तो इसमें क्या है? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व लिख दिया, क्या होता है ईसा पूर्व? ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले का। हाँ, आ गया, सही है ना, बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है ईसा पूर्व जाएगा, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है ईसवी सन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा और लिखना है। इसे निम्न पुरा पाषाण भी कहा जाता है। इसे निम्न क्या बोलते हैं? इसको निम्न पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा इसको और क्या बोलते हैं? दूसरा इसको बोलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं, अर्थात ये लिखा है मध्य, या आगे हम लिखा हो तो लिखते हुए चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो आपने अलग विभाजन किया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसकी यदि हम बात करते हैं, लिख नहीं सकते के लिए तो रहे सर पूरा पाषाण काल। हाँ तो चलेगा, लिख लो ना उसमें, लिख लो उसमें मध्य पाषाण काल लिख लो उसमें। इसकी यदि हम डेट की बात करते हैं, ये पूरा हो गया, वापस लिखना है इसमें।
अभी यही चल रहा है। अभी कहाँ थोड़ा सा नाम डिफाइन वगैरह कर रहे थे भाई, इसको बोलते और क्या क्या है। तो निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल लिख लो। उच्च पाषाण काल भी बोलते हैं इसको, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसमें जो ये वाला है मध्य पाषाण काल, यदि इसकी बात करें इसमें होता है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। कहाँ से? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है। हाँ मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। इसमें 7,000 ईसा पूर्व के बाद की बात है, 7,000 ईसा पूर्व के बाद की बात है, ठीक है। सर एक एक पूरा पूरा लिख पाइए क्योंकि हम लोग को भी मैं समझ नहीं पा रहा है। बन जाएगा, तो बन जाएगा। सात बस लिखवा देंगे वो फिर उसके बाद। इसके बाद फिर जैसे नॉर्मली इसमें क्या क्या है सर, इसके बाद फिर एक एक की हेडिंग लगाकर पूरा नहीं लिखना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में क्या आता है वो सब चीजें लिखना, उसमें आपको याद है। मान लीजिए नहीं आ रही है जैसा। इसके बाद क्या 7,000 ईसा पूर्व के बाद, इसके बाद क्या लिखना है के बाद। इसके बाद देखिए अद्य ऐतिहासिक काल आया। अद्य ऐतिहासिक काल को ही ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं, अपन लोगों ने लिख दिया। लेकिन अद्य ऐतिहासिक काल के लिए हम बात करते हैं लौह युगीन संस्कृति, वैदिक सभ्यता वगैरह इसके अंतर्गत क्या जाएगा? वैदिक सभ्यता लिखिए। वैदिक सभ्यता आती है इसके अंतर्गत। वैदिक सभ्यता क्या हो गया? आयुर्वेदिक वाला वैदिक सभ्यता वही लाल वगैरह। वैदिक सभ्यता। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसी में आर्य संस्कृति भी इसी को बोलते हैं। आर्य संस्कृति भी इसी को बोलते हैं। इसी को लौह युगीन संस्कृति भी, लौह युगीन संस्कृति भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। लौह युगीन सही लिखा है युगीन, सॉरी लौह युगीन संस्कृति, ठीक है। इसके बाद ताम्र अर्थात बोल सकते हैं आप। ताम्र में आप सिर्फ एक बात को याद रखना, मालवा की ताम्र युगीन संस्कृति, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आपको एक एक करके सबके बारे में पढ़ते चलना है। तो एक नोट करके यहाँ पर लिखना है आपको। एक नोट करके आपको लिखना है। इसमें देखिए लिखना कैसा है, राज्य के विभिन्न भागों में, राज्य के विभिन्न भागों में की गई खुदाई, राज्य के विभिन्न भागों में की गई खुदाई एवं खोज से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। की गई खुदाई से प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की खुदाई एवं खोज से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह वर्गीकरण औजारों के निर्माण
यह वर्गीकरण औजारों के निर्माण कौमा सामग्री और प्रकृति के आधार पर किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं, बनेगा तो आप लोगों को बन गया, नहीं बना? बहुत बढ़िया, चलो इसको भेज दूंगा, ठीक है? फोटो खींच कर बन गया तो देखना, बगल में फोटो खींच कर भेजना, ठीक है? अब हमने कहा पुरापाषाण काल की हमने बात की है, किसकी बात की है? पुरापाषाण। कहाँ से कहाँ तक? 5 लाख से 10 5 हजार। लाख से 10,000 ईसा पूर्व। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में वो जानकारी यहाँ से मिलेगी। जैसे हमने कहा, इसमें हमने कहा कि हाँ, कैसा? अब नई हेडिंग डालना पुरापाषाण, अब लिखना है हेडिंग डाल के एक एक करके सबके बारे में, ठीक है? इसके अंतर्गत जो नदियाँ आएंगी, क्या क्या रहेंगी इसमें? नदियाँ क्या होगी? नदी के लिए हम बात करते हैं, नदी की हम बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ आएंगी इसमें? देखिए, नर्मदा, सोन, बेतवा, नर्मदा, सोन, बेतवा, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, सुनार नदी, चंबल, सुनार। कहाँ पर है सुनार नदी, बता सकते हो? दमोह के पास से निकली हुई, बहुत तेज इस बार इसका रौद्र रूप था, सुनार नदी का, ठीक है? सुनार नदी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, सभी में तो नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, सुनार नदी। अब हमने नदियाँ क्यों लिखी हैं? अब सुनिए थोड़ा सा बात। हमें सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है आज के टाइम पर? जल है कि नहीं? खाना बिगड़ खाए 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक या 30 दिन तक आप जीवित रह सकते हो। बिगड़ भोजन के 30 दिन तक रह सकते हो। नहीं रह सकते, वो अच्छी बात है, लेकिन 30 दिन तक एक औसतन माना गया, 30 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। वैसा तो उसको पानी मिलता है। 20 दिन 20 दिन 18 दिन के बाद आपकी कोशिकाएं जो कोशिका में बताया था, कोशिका क्या है, खुद का भक्षण करने लगेगी, अर्थात कोशिका धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा। जो कोशिका का विभाजन हो वो होना बंद हो जाएगा, तो शरीर क्या हो जाएगा, सूखना चालू, धीरे धीरे 30 दिन के बाद डेथ होना संभव है, मतलब ये बन जाएगा, उनके डेथ हो जाएगी। जरूरी नहीं, थोड़ा दिन और जी सकता है, और कुछ लोग जल्दी भी जा सकते हैं। 30 दिन एक एवरेज लगाया गया है, लेकिन पानी ना मिले तो 1 हफ्ते तक चल जाता है, बगैर पानी के 1 हफ्ते तक चल जाता है। कोई 9 दिन निर्जला व्रत रहता है, पता नहीं, बिना पानी पिए तक हाँ। शाम को पी लेता चल जाता है, 1 आध हफ्ते चल जाता है, 1 हफ्ते चल जाता है, ठीक है? फिर भी मान लीजिए 1 हफ्ते तक बगैर पानी के जीवित रह सकता है, तो अब व्यक्ति रहेगा कहाँ पर? पहले में होता है कहीं ना तो उनका घर था ना ही कहीं, तो कहाँ रहेंगे? नदियों के किनारे रहेंगे। हमने कहा जो पहले की जनजाति थी, मध्य एशिया की जो जनजातियाँ हुआ करती थी, वह भारत में आई, अर्थात आर्य। कभी बार क्वेश्चन आता है आर्य भारत में कहाँ से आए, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय कहाँ से आए? भारत के नहीं, ध्यान रखना, मध्य एशिया के, यहाँ से आए, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आए भारत में, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये लोग यहाँ पर आए हैं मध्य एशिया के, कितने ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो लोग मध्य एशिया के। अब देखिए, ये तो चलिए मान लिया, अब ये लोग जब आएंगे तो रुकेंगे कहाँ? कहाँ रुकेंगे? क्यों? हमारे पास कुछ जानवर भी हम लेकर आए थे अपने साथ, क्योंकि जो विदेशी जनजाति थी जो आग हुआ करते थे, वह चारागाह की खोज में, किसकी? चारागाह की खोज में भारत में प्रवेश करते रहे।
अर्थात मध्य एशिया से जहाँ इनको चारा मिलेगा इनके जानवरों को, क्योंकि ये पहले क्या करते थे, गाय बैल भैंस घोड़े वगैरह पालते रहते थे और इन्हीं को खाते रहते थे और इन्हीं के साथ मतलब जीवन यापन करते थे, मतलब रहते थे खाते थे। इनसे इनको मांस भी मिलता था, साथ इनको क्या मिलता था, इनसे दूध वगैरह भी मिलता रहता था। इनकी जो खाल वगैरह होती है वो ओढ़ने पहनने के काम आ जाते थे। इस टाइप से चलता रहता था। अब लेकिन अब जहाँ पर जानवर को कहाँ ले जाएंगे वो, जहाँ जानवर के लिए भी तो खाने का नहीं हो, उनके लिए चारा हो, तो चारागाह की खोज के करते करते ये भारत में प्रवेश कर गए। और भारत में प्रवेश करने का मतलब ये कि भारत में जब ये आ गए तो नदियों किनारे आपको पता है पानी होता है तो चारा भी होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, तो जानवरों के खाने के लिए मिल गया तो इंसान क्या करेगा, वहीं रुक जाएगा, है ना। तो नदियों के किनारे ये लोग रुक गए क्योंकि मध्य प्रदेश की मुख्य इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। अब यहाँ जब आकर रुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके रह जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर हैं, आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल के दिन हमें घर जब रूम में छूट जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या अवशेष बचेंगे, कैसे क्या बचेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार कर चला होगा। जब अपन क्लास छोड़ देते हैं, क्लास छोड़ते तो अपने अवशेष के उस ब्रंच पे होते हैं जिस पर अपन लोग पूरा पूरा साल भर बैठे हैं, कुछ ना कुछ कलाकारी करते ही हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर लोग बागा कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिला हो। तो कैसे ज्ञात हुआ कि नदियों के किनारे ये रुके, तो यहाँ पर कुछ अवशेष मिलेंगे, कुछ ना कुछ इनकी क्या मिले यहाँ पर, लिखित साक्ष्य मिलता है, तो लिखित वस्तुएं मिल सकती हैं, जो पढ़ी जा सकती है वो मिल सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती वो भी मिल सकती है, हड्डियाँ भी मिल सकती है, कोई मरा भी तो होगा। कई चीजें ऐसी मिली से ये ज्ञात होता है कि जो लोग बाग हुआ करते थे, अर्थात पाषाण काल में, कपड़ा पाषाण काल में जो भी व्यक्ति हुआ करते नदियों के किनारे रहा करते थे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसलिए हमने क्या लिखा है, नदियां इसका लिखा, तो अर्थात पूरा पाषाण काल में नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल और सुनार नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रमुख स्थल की बात करते हैं। इसमें प्रमुख स्थल है, देखिए इसमें प्रमुख स्थल, तो इसके अंतर्गत आता है आपका क्या आता है, भीमबेटका रायसेन। कहां पर है भीमबेटका, रायसेन में है। इसी में लिखना है जो अब तक का सबसे प्राचीन, इसी में लिखना है जो अब तक का सबसे प्राचीन, जो अब तक का सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थल माना गया है, जीवाश्म स्थल माना गया है। वही भीमबेटका है जैसे नीम है। हाँ भीमबेटका वही है जैसे नीम है। भीमबेटका वहाँ पर भीमबेटका भीम क्या है मतलब क्या आता है भीमबेटका, लिखिए प्रागैतिहासिक शैल चित्र है यहाँ पर, शैल चित्र वगैरह देखे, जैसे आपने सुना होगा अभी कहाँ पर बक्सवाहा, बक्सवाहा जो है ना वो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर भी शैल चित्र अभी जो हमने बताया नहीं, वो तो ऐसे तो देखे तो ऐसा ये मत होते हैं कहाँ पर भीमबेटका उसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें आदमगढ़ कहाँ पर है, हाँ आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पर है, आदमगढ़ कहाँ पर है, होशंगाबाद। देखिए आदमगढ़ होशंगाबाद। अगर इसकी हम बात करते हैं, आदमगढ़ की हम बात करते हैं, होशंगाबाद में समझ लीजिए है। ठीक है, आदमगढ़ से भी क्या मिले हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पचमढ़ी कहाँ पर है, होशंगाबाद। क्या बोलते हैं इसको, क्या हाँ सतपुड़ा की रानी बोलते हैं इसको, सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। तो बताओ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़
कितने मीटर पीस तुम्हें बताओ? 23 कितना? 23? 23 कुछ है। कितना? सब तेज नहीं है। कितना? रागी के साथ बताओ कितना? 23 वाला तो इसकी 1350 1350 1350 मुंह से आंसर निकले हुए हैं, तक पढ़ो ना तो नहीं निकलेगा। वहीं पे एक और चोटी है ना चौरागढ़। चौरागढ़ है वहाँ पर, और भी वहाँ पर नहीं मतलब वो दूसरी है, मतलब पहली तो सबसे ऊपर। पहली चौरागढ़ है, मतलब धूपगढ़ है, फिर चौरागढ़ है, फिर वहाँ पर 5 चोटियाँ हैं सतपुड़ा में। महेंद्रगिरी है, महेंद्र पर्वत भी वहाँ पर, महेंद्र पर्वत एक महेंद्रगिरी दक्षिण भारत में भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपकी 4-5 है वहाँ पर, तो यदि उनकी हम बात करें तो उनमें भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं। तो पचमढ़ी से क्या मिला है? हाँ, पचमढ़ी से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी नहीं पचमढ़ी। बड़वानी पहाड़ी भी वहीं पर है, ध्यान रखना। कालीभीत पहाड़ी, ये सब ये लिखना नहीं है, सिर्फ पचमढ़ी का लिखना है। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देखिए, अगर बात करें थोड़ा सा, इसी में महत्वपूर्ण है नर्मदा घाटी, हैदराबादी नर्मदा घाटी, जो हाँ इसी में महत्वपूर्ण है नर्मदा घाटी। अलग से डालना किसी ने डाला? इसी में डालना है नर्मदा घाटी। देखिए, नर्मदा घाटी में लिखना है, इसमें लिखिए नर्मदा घाटी में पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास, पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की प्रमुख भूमि रही है। मानव सभ्यता के विकास की प्रमुख भूमि रही है। हाँ, मानव सभ्यता, पाषाणकालीन मानव सभ्यता की विकास की प्रमुख भूमि रही है। दूसरा, सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल और उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब अख्तियार है। हाँ, अख्तियार है। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पर हत्थे वाली, यहाँ पर हत्थे वाली, हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी तथा बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी तथा बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, कोष्टक में जरा हस्त कुठार भी बोलते हैं। हत्थे वाली को उसको हस्त कुठार है, हत्थे वाली कुल्हाड़ी व बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, कौमा खुरचन, खुरचन खाने वाला नहीं है, खुरचन कौमा, खुरचन का सेंस क्या है? अरे स्थान है वहाँ पर, निशान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चिन्ह वगैरह। ये कोई औजार है? हाँ, औजार है कोई? औजार है कोई? नहीं, ये स्थान है, मतलब आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ पर हमने क्या है, उपकरण बोला है, और क्या लिखवाया है साथ में? क्या लिखवाया है? उपकरण लिखवाया है, साथ में स्थल लिखवाया है। अर्थात यह वहाँ के जो साक्ष्य है, स्थल के साक्ष्य उसको बोलते हैं खुरचन वगैरह, ठीक है। कुछ इसके भी वो मिल जाते हैं, कभी कभार छोटे छोटे अस्त्र वगैरह, शस्त्र वगैरह, औजार वगैरह यहीं पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। अब लिखना है
स्थल, इतने ही यहाँ पर प्राप्त हुए हैं सब। देखो उसमें क्या लिखा था, तो ये प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात है स्थल। स्थल की बात करें तो लिख लीजिए कुछ स्थल है, जैसे संग्रामपुर कहाँ पर है? संग्रामपुर कहाँ पर है? कहाँ पर है संग्रामपुर? दमोह। देखिए संग्रामपुर दमोह, कौमा देवरी, देवरी, सुखचाई, संग्रामपुर दमोह, हाँ सुखचाई, कौमा कट जाता है, सुखचाई नाला करना, सुखचाई नाला, सुखचाई नाला, केन घाटी, हाँ केन नदी वाली घाटी, केन घाटी, सुखचाई नाला, केन घाटी, केन घाटी, कौमा बरखस, बरखस, बरखस आदि प्राप्त हुए हैं। आदि स्थल स्थित कहते हैं, आदि स्थल स्थित, आदि स्थल स्थित। यहीं पर एक पॉइंट लिखना है आपको, नोट करके लिखना, नोट। अमरकंटक से, अमरकंटक से, अमरकंटक के जिले के अंतर्गत आता है कौन सी नदी? नर्मदा। और कौन सी? और कौन सी नदी? जो आया मैंने वही बोल दिया। क्षिप्रा कुछ लिया है? अमरकंटक से आपकी जो है एक नर्मदा है, दूसरी सोन है, तीसरी जोइला है। जोइला याद ही नहीं रहती है, क्योंकि यह इसलिए क्योंकि यह जाकर सोन में मिल जाती है, इसलिए याद नहीं। ठीक है, ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से निकल रही सोन नदी मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अमरकंटक से होशंगाबाद तक फैली नर्मदा घाटी से, अमरकंटक से होशंगाबाद तक फैली नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से स्तंभधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी से स्तंभधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कभी कभी नर्मदा घाटी के संरक्षक का नाम आ जाता था, नर्मदा घाटी के खोज किसने करते, किसने किया? तो लिखिए इसमें काफी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो ध्यान थोड़ा सा एक दो लोगों को याद रख लीजिए। लिखिए न, एक है वही लिखना है, छोटा सा पॉइंट। नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण मेकक्राउन, हाँ मेकक्राउन, क्राउन, मेकक्राउन, ठीक है। ऐसे ही आएगा क्राउन, क्यों? मेकक्राउन, 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 ठीक है। मेकक्राउन, कॉमा और भी लोग हैं, मेकक्राउन, सुपेकर, सुपेकर, आर.बी. जोशी, आर.बी. जोशी, एच.डी. शंकरिया, एच.डी.
सांकलिया, HD सांकलिया, ठीक है, इनकी याद रखना थोड़ा सा। और भी कई लोग हैं, अधिकतर आपको सुपेकर, RB जोशी, सांकलिया, इनका नाम थोड़ा सा याद ही रखना, ठीक है। इन लोगों ने नाना खोज की। हाँ, खोज मतलब सर्वेक्षण करा है, अर्थात वहाँ पर खुदाई करवाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हथनौरा। हाँ, हथनौरा। नेक्स्ट स्थल है, हमने पहला स्थल क्या रखवाया था, नर्मदा घाटी। दूसरा स्थल था हथनौरा, ठीक है। हथनौरा के लिए हम बात करते हैं कि हथनौरा ये है क्या, इसकी सबसे पहले क्या, इसकी खोज 5 दिसंबर 1982, इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया, इसने की डॉक्टर अरुण सोनकिया, डॉक्टर अरुण सोनकिया। सर ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं क्या सर, ये अगर पूरा आसान कार्य है, मतलब कोई नॉलेज तो नहीं। अच्छा खोज है। भाई, कोई नॉलेज नहीं, खो जाती है, खो जाती है ना। तो क्या मिलेगा, सर इसकी खोज आपने क्या बताया? इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की। ये है कहाँ पर, सीहोर जिले में। कहाँ पर ये, सीहोर में है, लिख लीजिए। यह सीहोर जिले में स्थित है। इसमें एक पॉइंट लिखना है, भारत में अब तक के सबसे प्राचीन, भारत में अब तक के सबसे प्राचीन अब तक के भारत में अब तक के सबसे प्राचीन मानव साक्ष्य, कोष्टक में लिख देना मानव खोपड़ी। भारत में अब तक के सबसे प्राचीन मानव साक्ष्य, कोष्टक में लिखना मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। जिसका नाम, साक्ष्य मिले जिसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। हाँ, नर्मदा मानव रखा गया है। उस समय खोपड़ी भी अलग होगी सर। हाँ, उस समय मनुष्य का विकास अलग होगा, खोपड़ी भी अलग होगी ना। सर ये कहाँ मिला, हथनौरा में ये कहाँ? हथनौरा सीहोर। सर क्या इसकी खोपड़ी तो अलग नहीं हुई ना सर। पहले मानव की ढांचा अलग था, मतलब भैया यहाँ साक्ष्य मिले हैं इनको। तो मतलब इसकी- खोपड़ी, उसको मानव खोपड़ी का क्या बोलती है, उसको नाम दे दिएगा मानव खोपड़ी, अर्थात प्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी भी तो हो सकती है। हाँ, अभी की भी खोपड़ी तो हो सकती है। तो खोज करो सो और मिल जाएगी। अभी की खोज कम हुई है, 82 में हुई है। अभी तो और भी होगी, चीजें होंगी, नदियों के किनारे और भी चीजें होंगी। कभी आपने देखा नदियों के किनारे जाते हैं तो आपको कहीं सोने के सिक्के मिल जाते हैं, सिक्का मिल जाते हैं। न जाओ इलाहाबाद, अगर सिक्के ही सिक्का मिलेंगे। क्या बोल रहे सोने क्या बोल रहे हो? सोने से वहाँ पे डाल जैसे नहीं, पुरानी बात करो। मशीनें भी तो आती ना, उनसे पता चलता कि कितना पुराना है, उनसे उसका आकलन किया ना तो इसका जो होता है कार्बन डेटिंग कहलाती विधि, इसमें क्या पता चलता है, चट्टानों की पता चलता है कि कितनी पुरानी चट्टानें हैं। जैसे पेड़ों का बनन से पता चलता है कितने साल पुराना पेड़ है, इनका कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। कभी कभार किसी में डेट भी लिखी होती है, कई लोग कुछ मशीनों के लिए नहीं, मशीन में पता है कितने साल पुराना है, कुछ साक्ष्यों की एक अनुमान लगता है। हमने कहा भारतीय इतिहास मौर्य काल से ही माना जाता है लिखित इतिहास, बाकी उसके पहले का क्या है सब पता नहीं कब का है। ये नर्मदा घाटी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन खोज को निर्धारित किया गया 1982 में हुई है, ठीक है। सर ये जो मानव खोपड़ी मिली है, मतलब किस स्थान में मिली? मानव खोपड़ी नहीं मिली भैया, मानव के साक्ष्य मिलने का प्रमाण मिला कहाँ है मिले? कहाँ? हथनौरा में, सीहोर जिले में मानव के होने का साक्ष्य मिले हैं। हाँ, वही। उसको क्या नाम दे दिया, मानव, अर्थात नर्मदा मानव, मानव
POPs नाम दिए गए उसको, ठीक है। देखिए इसमें 860 औजार मिले, इसी में 860 औजार मिले। 860 60 मत लिख देना, 860 औजार। 860। इसके बाद एक नया पुरातात्विक स्थल है भूतरा। भूतरा यह कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है। हथौड़ा के बाद हाँ, हथौड़ा के बाद हथौड़ा के बाद नया स्थल है भूतरा। अब देखो यहाँ से प्राप्त क्या होंगे। हमने बोल दिया मानव के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिल गए? हथनौरा से। सबसे पुराने, अभी तक के सबसे प्राचीन हथियारों के साक्ष्य भूतरा से मिले। लिखना है इसमें, देखिए ये नरसिंहपुर जिले में है, ध्यान रखना। इसमें लिखना मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए अब तक के सबसे, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए अब तक के सबसे प्राचीन, अब तक के सबसे प्राचीन उपकरणों में से है। उपकरणों, हाँ, उपकरण। क्या चला भूतरा में आपको उपकरण जो मिले हैं ना सबसे प्राचीन अब तक के मध्य प्रदेश भूतरा स्थल है बेटा, स्थल है ये जो आपका कहाँ पर है? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है। इसके बाद एक लिख लीजिए शिवना नदी। शिवना नदी यहाँ से सर कैसे उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, लिखा हुआ नहीं है क्या? उपकरण सर मतलब हथियार। हथियार उपकरण ही है और क्या है? औजार है। शिवना नदी ये क्या है? किसकी सहायक है शिवना? शिवना नदी के किनारे स्थित कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। शिव मंदिर तो बोले कि मंदसौर तो ना, ये बहुत अच्छा हुआ। शिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर, चंबल के भी किनारे है, लेकिन शिवना नदी का जो मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है वह इस नदी के किनारे है। अभी वर्तमान की बात है, प्राचीन की बात है। तो शिवना नदी के किनारे किसका मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ पर है? मंदसौर में। किस नदी के किनारे? शिवना नदी। शिवना किसकी सहायक है? वहीं से निकलती चंबल, जो चंबल की सहायक है, ठीक है। तो चलिए देखिए शिवना नदी में लिखना है, इसमें लिखिए चंबल की सहायक नदी है। इसकी खोज जो की थी डॉक्टर खत्री ने की है, डॉक्टर खत्री। ठीक है, हाँ डॉक्टर खत्री ने की है। अगर इसके स्थल की बात करते हैं तो देखिए मंदसौर का बनाहरगढ़, मंदसौर का बनाहरगढ़ ये क्या एक स्थल है, ठीक है। अगर एक पॉइंट वाइज नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मंदसौर का बनाहरगढ़ स्थल यहाँ से प्राप्त स्थल है, बनाहरगढ़ स्थल है, प्राप्त है। तो एक नोट करके लिखना है, शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित, शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ किनारे स्थित, शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा लगा एमपी पढ़ने में? सुबह की एमपी, शाम की एमपी, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पशुपतिनाथ